इन महापुरुषों के ही शहीदों के सपनों को साकार करेंगे। मैं इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वक्ताओं की एक लंबी सूची है। मैं आगे वक्ताओं से अपेक्षा करूंगा कि अपनी बात संक्षेप में रखें। हम लोग प्रयास करेंगे सभी बातों को सुने। अब मैं पूर्व प्रमुख श्री प्रभुलाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री प्रभुलाल प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मंच पर बैठे वाले किसान मजदूर भाइयों, आज जो जगदेव बाबू का जो जयंती मनाया जा रहा है, 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो काम किया वो अभी हमारे शोषित पीड़ित जनता के लिए, दबे कुचले जनता के लिए वो अपना खून का निछावर किया, अपना जान का आबादी लगाया। जो नाम है, नाम कीजिएगा, आपके पीछे समाज में गलत लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मारने से आप कभी मत, सही काम कीजिए, सही रास्ते पर चलिए। और अपने लिए ऐसा काम किए कि आज उनका जयंती हम मना रहे हैं। जो 100 वर्ष करीब हुआ उनका जन्म हुए, 1922 का जन्म है और 2021 चल रहा है, 1 वर्ष कम है जो आज हम जयंती मना रहे हैं। जहां तक सवाल है, आप लोग देखे गोरिया कोठी का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारे गांव गांव में जुलूम हुआ। आप लोग देखे होंगे, चाची पाली जाइए, बड़ौदा पंचायत में जाइए, आज्ञा पंचायत में जाइए, गोरिया कोठी के अंदर जाइए, बिनवल पंचायत में जाइए, कौन नेता जाता है? इसलिए लड़ाई करने से नहीं होगा। जो जुलूम करता है उसको खिलाफ बोलना पड़ेगा और खिलाफ करकर लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब आप नेता बनिएगा, जगदेव बाबू बनिएगा। जयंती मनाने से नहीं होगा, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। मैं इतना ही बात कहूंगा, अपना वर्ष समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो भर दिया प्रभुलाल जी ने, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी है, घूमी हुई आजादी की सबने कीमत पहचानी है। जगदेव बाबू से जुड़ा हुआ मैं एक प्रसंग सुनाऊं। जगदेव बाबू कहते थे कि भैंस पालो, आंकड़ा खोलो और राजनीति करो। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति ही लड़ाई लड़ सकता है, चाहे वो लड़ाई कलम से ही लड़नी है, परंतु स्वस्थ रहेगा आदमी तभी लड़ सकता है। ये जगदेव बाबू का नारा बहुत प्रसिद्ध है। जैसे उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। अब की बार भागों में, गोली चलाई भागों में, उसी तरह उनका ये नारा था कि भैंस पालो मतलब दूध पियो, बिस्कुट खाना खाओ, पहलवानी करो, आंकड़ा खोलो और राजनीति करो। जैसे अक्सर कहते हैं कुछ लोग, या भगत क्यों है, इनका राजनीति से कोनो मतलब नहीं है। आपने स्वयं ये लोग राजनीति करते हैं। देखिए, राजनीति क्या है? चाबी, उससे सारे ताले खुल जाते हैं। मैं वक्ताओं की एक लंबी सूची है। अगले वक्ता के रूप में मैं एक युवा को बुला रहा हूं जो हमारे बीच हैं, श्री विष्णु कुमार जी। श्री विष्णु कुमार जी ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं, उत्साही हैं, जुझारू हैं। हम लोग इनकी बातों को सुने। विष्णु कुमार जी। श्री देवेंद्र प्रसाद एवं यहाँ उपस्थित सभी सहयोगी को मैं मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को बता दूं, हम सब जिन इस महान हस्ती की जयंती मना रहे हैं, उनका जन्म 2 फरवरी 1922
एक शिक्षक थे भारतीय विद्यालय में सरकारी प्राथमिक शिक्षक थे और उनकी माता एक मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर भी उनकी शुरू से ही उनकी जो जीवन है वो संघर्षशील रही है और वो हमेशा ये अपने गांव से ही देखते रहे हैं कि जैसे उन्होंने हमेशा आंदोलन शुरू किया कि शोषित किसानों के समाज किसी को मतलब कहीं कोई शोषण के खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है। तो शोषण हुआ करता था जैसे कि जैसे हमारे किसान जो है वो क्या करते थे कि किसी फसल को उपजाए और भागवत किसी नेचर के चलते प्राकृतिक प्रयोग के चलते वो खत्म हो गए। फिर क्या करेंगे उन्होंने तो पहले लेकर जमींदारों से वो अनाज उगाई थी, फसल उगाई थी, वो तो बर्बाद हो गई और उनके पास कुछ बचा नहीं। फिर वो जाते थे उनके जमींदारों के पास और उनके कर्ज लेते थे और कर्ज का भी आप जानते हैं ब्याज लगता था और ये लगता है। तो क्या होता है जब वो दोबारा वैसी प्राकृतिक आपदा का दोबारा फसल नष्ट हो जाएगी और वो किसान कर्ज में डूब जाएगा तो क्या करेगा? वो तो उसके पास कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। तो वो वही धंधा बना दी। इसी पर आवाज उठाने के लिए उन्होंने आंदोलन किए, बहुत से कार्य, बहुत से कदम उठाए और उनको न्याय दिलाया। ये उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म की, समाजों को सबको बराबर जीने का हक दिया और इनकी एक 4 लाइन की कहानी जो उन्होंने कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इन्होंने ये कहा था। इन्होंने कहा था कि जो मतलब कम है, कम समय के लोग ज़्यादा समय के लोग राज कर रहे हैं। उनका यही कहना था इस साइड के समय। और ये कह रहे थे कि जो कम संख्या है उनको जितना बराबर हक है देश पर, धरती पर। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आज का जो दौर है, अगर हम 50-60 साल पहले जो 70 के दशक की हम बात कर रहे हैं, वो 70 का दशक जो है सिर्फ सामंती ताकतें जो है या सत्ताधारी जो ताकतें हैं उन्होंने अपना स्वरूप बदला है और कुछ नहीं बदला समाज में, बस स्वरूप बदल चुका है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग जो उनकी शहादत उस समय जो सोच के साथ जगदेव बाबू ने शहादत दी थी, हमारा समाज आज भी उसी हाशिए पे खड़ा है जहां तक कि देख रहे हैं कि हमारे समाज के नौजवान शासक वर्ग के जाल में, उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और राष्ट्रीयता के नाम पर भी। इसलिए आज का दौर इनके जीवनी से हमें यहाँ से सीख कर जाने की जरूरत है कि हम उनकी जो चर्चा कर रहे हैं इस पे हमारा समाज, हम उसको अपने समाज को कैसे संगठित करेंगे, कैसे अपने समाज में अपने लोगों को नेता के बतौर जो हमारे समाज की अगुवाई कर सके, उसके लिए हमें आगे आना होगा नौजवानों को। और उसके लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे लिए जो दिशा निर्देश देने वाले, जो हमारे किसी भी महापुरुष को सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल न करें, उनके जीवनी को हम नौजवानों के अंदर में कैसे उनके अंदर में डालते हैं, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। और इसलिए हम देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार नहीं हो या बीजेपी की सरकार नहीं हो, आज सबसे ज्यादा कोई शोषित है, अगर पीड़ित है तो सबसे ज्यादा नौजवान है, किसान है और मजदूर है। और इन्हीं की लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे, तो हम कहा, हमने क्या पा लिया? उनके सहारा आज व्यर्थ जा रही है। उनका हम नाम ले रहे हैं तो राजनीति के लिए हम ना लें। अगर उनकी सही में उनकी श्रद्धांजलि अगर देनी है, उनका सहारा बनाना है, तो हमें ये प्रण लेना होगा कि शहीद बाबू को कैसे हम एकदम निस्वार्थ भाव से अपने में, खुद में, अपने परिवार में वैसे नौजवान को पैदा करें, वैसे सिद्धांतवादी और व्यक्ति के उनके अपने परिवार में ऐसा व्यक्ति पैदा करें कि आने वाले समाज के लिए एक प्रेरणा, नया
जगदेव बाबू हमारे समाज में पैदा हो। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं। आज जो दौर चल रहा है, हमारे साथियों ने कहा कि किसान, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, या कोई राजनेता हो, या कोई व्यापारी हो, या पूंजीपति हो, कोई भी व्यक्ति अन्न खाता है। और जगदेव बाबू जिस समाज से थे, जिस वर्ग से हम आते हैं, कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हम लोग खेती पर ज्यादा निर्भर लोग हैं। और आज खेती में जो संकट आया हुआ है, वो संकट से उबरेगा उबारेगा कौन? सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है और हमारे समाज के लोगों की है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आज जगदेव बाबू की जयंती के साथ साथ यह प्रण लेने की जरूरत है कि आज जो देश के अंदर के जो काले कानून जो थोपे जा रहे हैं जबरदस्ती, एक तरह से कह दीजिए कि संविधान को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, और जगह तभी पिछले जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको फिर पुराने दौर में ले जाने की जो कोशिश चल रही है, उस कोशिश को नाकामयाब करने के लिए हम एक बार फिर जगदेव बाबू को सलाम करते हैं और उनके कदम से कदम पर चलने के लिए आपसे आह्वान करते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ हम आपसे फिर विदा लेते हैं और एक बार सलाम पेश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती के वरद पुत्र विद्वान प्राचार्य जलन प्रसाद जी पूर्व प्राचार्य दिनेश प्रसाद जी इस जयंती समारोह के उद्घाटक देवेंद्र प्रसाद जी, इस इंटर कॉलेज से संबंधित पदाधिकारी और पूर्व प्रमुख प्रभुनाथ प्रसाद जी, जयंती समारोह के अवसर पर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के भव्य भवन में हम आप तमाम आगत अतिथियों का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज शहीद भगत सिंह जयंती के अवसर पर सबसे पहले हम एक विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अभी अभी चर्चा हो रही है व्यवस्था परिवर्तन। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन 1950 के पहले एक व्यवस्था थी जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, और इस मनुस्मृति की भी एक व्यवस्था थी। उसमें 4 श्रेणियां हुआ करती थी। एक ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, एक क्षत्रिय जो ब्रह्मा के बाजू से या छाती से पैदा हुए, एक वैश्य जो ब्रह्मा जी के पेट से पैदा हुए, और एक ऐसी जाति जो शूद्र कहलाती है, वह ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए। तो यह एक व्यवस्था थी। और भारतीय संविधान लागू होने के बाद की एक व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन कास्ट उस समानता का अधिकार में प्राप्त है क्या? आरक्षण से के लाभ से हम ये पूर्णतः संतुष्ट हैं। इसी व्यवस्था को लेकर के हमारे जगदेव प्रसाद जी की लड़ाइयां शुरू हुई थी। तो एक षड्यंत्र के तहत ये 4 बल बनाए गए। आप देखें ये षड्यंत्र कैसा है कि ब्रह्मा ब्राह्मण को पैदा किए, तो ब्राह्मण में कोई जातियां नहीं है, सभी ब्राह्मण मिश्र है, तिवारी है, पांडे है, सब में शादी विवाह हुआ करते हैं। उसके बाद छत्री में भी कोई जाति नहीं है, उसमें भी सभी तरह के छत्री एक साथ
पर एक साथ क्षत्रियों का वैवाहिक संबंध है। तीसरी जाति वैश्य, उसमें भी कोई जाति नहीं है, लेकिन शूद्र में 6,747 जातियां हैं। 6,747 जातियां हैं और एक दूसरे से हम अपने आप को उन्नत मानते हैं। इसे हम ऐसा स्वतंत्र किया गया व्यवस्था में कि एक दूसरे को हम मेल नहीं होने देंगे। क्या शूद्र में 6,747 जातियां आपस में मेल करती है, विचार करते हैं हम। अभी लिखा हुआ है या हमारे सुखदेव का यह विचारधारा थी कि 100 में 90 भाग हमारा है। आखिर ये 90 भाग है कौन? यह 90 भाग कौन है? इसको पहले जानना जरूरी है। हम कौन हैं, क्या थे और क्या हो गए, इस पर भी विचार करना है। हम कौन हैं? हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के शासक हैं। शुक्र क्या रावण कौन था? रावण इस देश का मूल निवासी था। कहते हैं ये गुलाम है और यही 90 भाग माना है। इसमें हमारे मुसलमान भाई भी आते हैं। मुसलमान भाई कोई विदेश से नहीं आया है, विदेश से नहीं आया है। हम ही लोग अपने भाइयों को छांट करके मुसलमान बना दिए। जैसे पहले पंचायत घर में होती थी कि भाई देखिए ये काम जो है गड़बड़ कर रहे हैं, इनको चार से छांट दीजिए। तो चार से उनको छांट दिया गया। वह बेचारा आदमी रोता कलपता हुआ भटकता हुआ कहीं पहुंचा तो हमारे मुसलमान भाई उसको अपना लिए और वह आदमी जो जिस आदमी को आपने घर से बहिष्कृत किया है वह आपका असली दुश्मन होगा कि नहीं? जरूर होगा, जरूर होगा आपका दुश्मन। और ये मुसलमान भाई इस देश के निवासी हैं, वो भी इस देश के मूल निवासी हैं। तो जितने बैकवर्ड लोग जो कहलाते हैं इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं और 90 भाग में है। 90 भाग हमारा है 100 भाग में। तो लेकिन हम संगठित नहीं है, हमको संगठित होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आरक्षण के लिए हमारे अनुसूचित जाति के लोग रोड पर उतर जाते हैं, लेकिन हमारे बैकवर्ड भाई रोड पर नहीं उतरते हैं। ये कहते हैं कि उनको कह दिया जाता है कि तो बैकवर्ड हो, तो जदुवंशी हो, तो कुशवंशी हो, कह करके आपको षड्यंत्र में फंसा दिया जाता है। आज हमारे जितने ये छात्र बीपीएससी में जाते हैं, यूपीएससी में जाते हैं, उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी बैठाए गए हैं बोर्ड में और जैसे ही दरखास्त पहुंचता है इंटरव्यू में 300 नंबर है, लिखित में मान लीजिए 300 नंबर है। हमारा छात्र होता है, पूछा जाता है आपका नाम क्या है, तो वीरेंद्र कुमार नाम मेरा है। बोलो आपका नाम क्या है? तो राजेश शाह नाम है। ओ ये बैकवर्ड है। उसको नंबर जानते हैं कितना ज्यादा दिया जाता है? उसको नंबर दिया जाएगा 50 को। तो 200 आया इसमें, अब 50 क्या हो गया? 250 नंबर। लेकिन जैसे ही 500 लोग पहुंचते हैं, 500 लोग समझ गए, 500 लोग पहुंचते हैं तो पूछा जाए आपका नाम क्या है? तो फलाना पंजना। आप राष्ट्रपति भवन में जाइए, राष्ट्रपति भवन में 147 पोस्ट है राष्ट्रपति के पीछे। उसमें एक भी बैकवर्ड का नाम नहीं है। एक या दो आदिवासी या अनुसूचित जाति के लोग हैं। सब जो है
इन भाषाओं से वाकिफ थे, उनको न्याय के पद पर नहीं बात करते थे, न कि न्याय की बात पर नहीं बात करते, क्योंकि ये जो है न्याय करता नहीं है, ये षड्यंत्र करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राजनीति के क्षेत्र में था जहाँ सत्ता की चाबी आती है, तो हमको लगा दिया कि मंदिर में क्या होइए, बड़ा पवित्र काम है। और अपने बेटा बेटी को देख लीजिएगा, जितना लोग आजकल मंदिर के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, आप लोग अपने आंख से देखिएगा कि उनका बेटा बेटी इस समय जरूर पढ़ने गया होगा दिल्ली, जिसकी जितनी औकात हो। किसी का बेटा बेटी गया अमेरिका, हम लोगों को कहेगा कि आप पढ़िए गुरुकुल में, तो संस्कृत पढ़िए, तब मंदिर में इंटर होइए, बड़ा पवित्र काम है, राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। एक मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, जब नीतीश कुमार जी की सरकार बन गई थी बिहार में, गांधी मैदान में रामलीला देखने के दौरान 56 लड़के पढ़ने वाले दब के मर गए थे। उस 56 के 56 लड़कों में एक भी फॉरवर्ड क्लास का नहीं था। वो क्या कर रहा था उस समय, तो पढ़ रहा था। हमारे लड़के कहाँ थे, तो रामलीला में इंटर हो रहे थे, तो मंदिर में इंटर हो रहे थे। आजकल एक अभियान चला है गाँव में, क्या भाई आप तो कहाँ मंदिर बन रहा है, मैंने कितना बार 90 से लेके मैंने मैं समझता हूँ लाखों बार इस तरह का चंदा उगा गया है। कोई है पूछने वाला कि चंदा का पैसा कहाँ गया, कभी इंटर हुआ है। घर घर से 90 में जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, आखिर मंडल कमीशन में आरक्षण पिछड़ों को ही मिला था, वे भी तो हिंदू थे, परंतु किन लोगों ने सड़क पर उतर कर खुलेआम विरोध किया, देह में आग लगा लिया कि हम मर जाएंगे अगर आरक्षण मिलेगा। और हमारा युवा वर्ग इंकार हो रहा है। आप लोग सीधे सीधे पूछिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी, बड़ा अच्छा काम हुआ, तो घर घर से हंसुआ, कुल्फी, कुदारी मांगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, बड़ी अच्छी बात है भाई। वो कहाँ गया सामान, आखिर हमारे घर का कुर्सी, पुराना ही कुर्सी आप ले गए तो क्या किए, कोई पूछने वाला है, कोई बताने वाला है। मंदिर बनाने के लिए माने लाखों बार इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर चंदा वसूला होगा, कहाँ गया पैसा भाई। और ये तमाम लोग जो लोग चंदा वसूल रहे हैं, उनके घर के बच्चों को देख लीजिएगा, कहीं वो मंदिर आंदोलन में नहीं है, वो कहाँ है, तो पढ़ने के लिए। हम लोगों को दिया कि इंटर हुई। देखिए जगदेव बाबू का एक गुलाम आजम संघ से था। जगदेव बाबू के पिताजी असमय ही काल बाधित हो गए, अभी नौकरी में थे। एक प्रसंग है, जगदेव बाबू ने अपने घर के जितने देवी देवताओं की तस्वीरें थी, मूर्तियां थी, अपने पिता की अर्थी में डाल दिया और श्राद्ध कर्म की जगह, ब्राह्मणों को बुलाने की जगह सहभोज कराए। बहुत सारी बातें हैं जगदेव बाबू के बारे में। मैं अगले वक्ता के रूप में जगदेव बाबू के पदचिन्हों पर चलने वाले एक नेता को बुला रहा हूँ, श्री रामकृपाल प्रसाद जी, जो जिनके बारे में आप सभी परिचित हैं, रामकृपाल बाबू। सिर्फ मैं एक बात कहूँगा कि मेरे पास वक्ताओं की एक लंबी सूची है, संक्षेप में अपनी बात रखें। रामकृपाल बाबू आइए। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए सिवान जिले के सानी बसंतपुर स्थित शहीद भगत सिंह कॉलेज में और आपको बताते चले कि आज यहां पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जन्म शती समारोह मनाया जा रहा है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम यहां पे जो मुख्य अतिथि लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई और बहुत अच्छी बातों यहाँ पे बातें बताई गई वक्ताओं के द्वारा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह मनाई गई और सिवान जिले के सानी बसंतपुर के शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में हम बात करेंगे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि आखिरकार शहीद जो जगदेव बाबू थे इनके बारे में बात करेंगे और कुछ कार्यक्रम के भी बारे में चाहेंगे। आज कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ, इनके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, इस सभा के माध्यम से 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव यह पारित किया गया कि जगदेव बाबू की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल की जाए। दूसरा प्रस्ताव पारित किया गया कि जगदेव बाबू का यह जन्मशती वर्ष है, इसे बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों राजकीय स्तर पर मनाए। ऐसी परंपरा रही है कि जो महापुरुष हुए हैं उनकी जन्मशती वर्ष पूरे समारोह पूर्वक वर्ष भर मनाई जाती है। तो ये 2 मांगें हुई। इसके अलावा इस समारोह के माध्यम से अभी ये शुरुआत है, साल भर तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसका उद्देश्य है कि जगदेव बाबू के विचारों को हर घर तक पहुंचाया जाए। उसके लिए हम लोग उन पर किताब निकालेंगे, पतले पतले पंपलेट निकालेंगे और घर घर तक उनको ऑडियो कैसेट बनवाएंगे, घर घर तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। इस सभा में एक बात और प्रमुखता से उठी कि जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई। आज तक उनके हत्यारों का नाम सामने नहीं आया। वक्ताओं ने ये मांग की कि उनके हत्या की जांच कराई जाए और जो भी हत्यारे थे, किन परिस्थितियों में, किन लोगों ने षड्यंत्र रच के सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या की, ये बातें हुई और फिर हम लोग समारोह में मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सर आप बताइए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे जगदेव भगत जी को राहों पर सब लोग चलें और चलने के लिए प्रेरित रहें और आने वाले पीढ़ी को भी अतिथि करें, आमंत्रित करें। देव बाबू की हत्या कर दी गई ना, उनके अधूरे सपने को हम लोग पूरा करेंगे। पूरे समाज के साथ हम लोग पूरे बिहार के सभी लोग मिलकर सपना का पूरा करेंगे। आज क्या कुछ सर कार्यक्रम किए गए हैं इनके जन्मशती समारोह के मौके पे? जी, आज इनके जन्मशती समारोह के मौके पे क्या कुछ कार्यक्रम किए गए? सब कार्यक्रम किए गए, उनके श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। ठीक, आप बताइए सर क्या? हमको जगदेव बाबू के बारे में कहना है कि महाराजगंज के अंदर एक वे जगदेव बाबू की जयंती मनाया गया, जिसमें ग्रामीण मंत्री बैनाथ जी आए थे। उसमें भी मैं भाग लिया। ये दोहरावनी है कि हमारे मन में आया कि हम राय किए अपने साथियों से, जिसमें ध्रुवलाल थे, हमारे देवेंद्र जी थे, जितेंद्र वर्मा थे। तो हम लोगों ने राय किया कि एक जगदेव बाबू का जयंती मनाया जाए सानी बसतपुर कॉलेज पर, कि कॉलेज का पूर्व मैं प्रमुख भी रहा हूँ और यहाँ इसका अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मैं आकर प्रसाद महोदय से इसका कहकर यहाँ जयंती मनाया गया। जयंती हम लोग सोचे थे, कल परसों राय हुआ, कल घूमे और लोग आए, कम तो संख्या में रही, लेकिन हर गांव से इन्हें गिने लोग आए जो वो जाकर अपना बनाएंगे। इसके बाद यहाँ विशाल एक इनका जयंती बनाया जाएगा। यह हमारा है कि गोरिया कोठी में जो भी जुल्म हो रहा है, जगदेव बाबू के नाव से उसको प्रचार किया जाएगा और जुल्म के खिलाफ लड़ा जाएगा। यही हमारा चाहेंगे। सुजीत जी, आज शहीद जगदेव बाबू की जयंती है, 45वीं शताब्दी मना रहे हैं। आज हमको इस देश को हमें आज उनकी बहुत ज़रूरत है। उनके आदर्शों पर आज तमाम जो नौजवान हैं, जो देश के हालात हैं, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, जो छात्र नौजवान किसान हैं, देख रहे हैं कि उन्होंने जो लड़ाई उस समय शुरू की थी, आज भी वो लड़ाई कहीं ना कहीं हम लड़ रहे हैं किसी न किसी दूसरे रूप में। तो आज हम उनकी शताब्दी को मना रहे हैं, तो हमने संकल्प लिया है कि आज फिर उस लड़ाई को नौजवानों के बीच में, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में उसका शोषण हो रहा है, या राजनीतिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो। हर जगह नौजवान जो है पीड़ित हो रहा है। और जगदेव बाबू ने जो समाज को बदलने की जो लड़ाई शुरू की थी, हत्या के जरिए उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश की गई और ये सत्ताधारी जो लोग हैं वो काफ़ी इसमें कामयाब हुए। लेकिन वो चीज़ हम फिर उनके माध्यम से शुरू करना है कि ये लड़ाई जो देश के अंदर में जो चल रही है, जो किसानों पर लगातार जो दमन हो रहा है, नौजवानों पर दमन हो रहा है, छात्रों पर दमन हो रहा है, इस लड़ाई को जो अंतिम मुकाम तक ले जाने की जरूरत है। और तभी जाकर के हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं और उनकी जीवनी को, उनका जो सोच था उसको हम साकार कर सकते हैं। सुजीत कुशवाहा, इनकलाबी नौजवान सभा, जिला सचिव सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है।
कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। ले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।